हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से इस सीएसआर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है। एंड इनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये यूपी से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से। एंड इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कितने परेशानियाँ आई इस प्रिपरेशन के दौरान, क्यों चाहा इन्होंने कि सीएसआर को ये टारगेट करे, ये सारी बातें आज हम इनके साथ करने वाले हैं। तो उससे सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Praveen Kumar. I have completed my post graduation from the Aligarh Muslim University, Aligarh, and I am a student of the IFS from the 2022, starting of the MSc and BSc program, and starting the JRF preparation from the last year and qualify in 6 months. वाह, गुड। एंड आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से कंप्लीट हुआ है? Sir, zoology. जूलॉजी से आपने कंप्लीट किया है। तो 6 मंथ की तैयारी Yes, से sir. आपने इस एग्ज़ाम को निकाल लिया, राइट? Yes, sir. इट Yes, वाज योर yes, फर्स्ट sir. अटेम्प्ट? सर वैसे तैयारी के बाद तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, लेकिन अगर बिना तैयारी के मैंने थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, कोई बात नहीं, चलो। क्यों? रेगुलर तैयारी हाँ, करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड क्यों चाहा आपने कि इस सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करना? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि हम लोग जब मास्टर्स करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम अनएम्प्लॉयड न रहें तो सबसे पहला यही रहता है कि घर वालों को सपोर्ट कैसे किया जाए, कि ऐसा राइट, कोई चीज हो जिससे कि पढ़ाई भी करते रहें और सपोर्ट भी हो सके। राइट, सही बात है। तो इसकी वजह से सर आपने सीएसआर को टारगेट किया। हाँ, सीएसआईआर को टारगेट किया सर, और दूसरी बात ये थी पीएचडी करनी थी। लगता था कि हाँ कुछ अच्छा रहेगा, पीएचडी में थोड़ा डॉक्टरेट डिग्री होती है तो पीएचडी रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट लगता था। वेरी नाइस। एंड आपको रिसर्च में जाना है या फिर एकेडमिक्स में जाना है, टीचिंग में जाना है? सर दोनों ही प्लान है अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके का माहौल है, कंडीशन है, तो उसमें यही है कि आप जहाँ से अच्छी रिसर्च करेंगे तो आप अकेडमिक में भी अच्छी जगह तभी पहुंच पाएंगे। बात बहुत बिल्कुल सही कही आपने। एंड ये जो प्रिपरेशन है, 3 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, तीसरे अटेम्प्ट में आपका हुआ है। तो आपने क्या सीखा यस है सर। एवरी अटेम्प्ट में? पहले अटेम्प्ट में, फिर दूसरे अटेम्प्ट सर में, और फिर ये सब चीज़ें आपने थर्ड अटेम्प्ट में अप्लाई की। हाँ सर, पहले तो हम लोगों पे एमएससी का भी बहुत लोड होता था, क्योंकि हम्म, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी हमें सारी लैब वगैरह, तो लोड होने की वजह से आईएफएस का सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी अच्छे से लेक्चर नहीं देख पाते थे, तो बस ऐसे ही दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट तो 73 वगैरह परसेंटाइल के आसपास रहा था। हम्म, हाँ, और इस सब अटेम्प्ट के बाद एकदम डायरेक्ट से जब 6 महीने जब ड्रॉप आउट हुआ, दिसंबर जून में, हमारे जुलाई में एग्जाम खत्म हुए थे, तभी से मैंने स्टार्ट किया, दिसंबर तक नोट्स बनाए प्रॉपर और क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया। नाइस। तो आपने कहा आप बायो जूलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसी यस सर, कौन यस सी सर। आसानी रही सीएसआर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए जब आप जूलॉजी से आते हो? और ऐसे कौन से यूनिट बहुत हार्ड गए आपको सीएसआर का प्रिपरेशन करने के सर मेरे लिए जो सबसे हार्ड लगा वो मुझे प्लांट फिजियो, क्योंकि हम लोग प्लांट फिजियो की थी तैयार, लेकिन वो बैकग्राउंड नहीं था एमएससी में, तो लिए? इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रही। तो रिवीजन टाइम, थोड़ा टाइम प्रॉपर नहीं रहा, पा टफ तो नहीं कह सकता, लेकिन जेनेटिक्स मैंने नहीं की थी, मैंने 12 यूनिट ही टारगेट की थी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स। ओके। एंड ऐसे कुछ फेवरेट टॉपिक थे आपके कि इसके सवाल कोई भी कौन से भी तरीके से पूछेंगे तो भी मैं आसानी से दे दूंगा? हाँ सर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही डीएनए रिप्लिकेशन वगैरह में और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि हाँ इसमें से, तो उस पर थोड़ा टारगेट फोकस ज्यादा किया जाता है, किया ये था मैंने। और इम्यूनोलॉजी पे भी सिग्नलिंग वाले पोर्शन पर टारगेट किया था फोकस। वेरी नाइस। एंड आप पीवाईक्यूज को किस तरह से देखते थे? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, या फिर बस नॉमिनल जितना हो सके उतना? सर पीवाईक्यू मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा था स्टार्ट प्रिपरेशन का, क्योंकि पीवाईक्यू ही मैंने लगाए हैं, ना तो मैंने डीपीपी लगा पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था, और ना और कोई, ओनली पीवाईक्यू को, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ा जो मैं कर सकता था। पीवाईक्यू, सभी पीवाईक्यू को मैंने अच्छे से सॉल्व किया। हम्म, और
जो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम, उसने भी 88 रैंक से क्वालिफाई किया है आईएफएस से। तो मैंने सजेस्ट किया था उनको, तो उन्होंने भी, हम दोनों डिस्कशन करते थे तो उसी तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे ओनली पीवाई को। आपके दोस्त को भी बधाई हो। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज का क्या फ़ायदा हुआ है आपके प्रिपरेशन में? सर पीवाईक्यू का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो लास्ट, इससे ये पता लगता है कि हमने जो लास्ट अटेम्प्ट में जो दिया है और जो आए हैं अभी तक के क्वेश्चन, वो किस तरह के आ रहे हैं और किस तरीके के आ सकते हैं, बहुत आइडिया लगता है। हुँ, लगभग 80% आइडिया उसी से लग जाता है कि आप किस तरीके से एग्जाम को कर सकते हो पीवाईक्यू के द्वारा। गुड, वेरी गुड। एंड कभी-कभार कुछ सवाल गलत हो जाते होंगे आपसे, तो उसमें आपकी फीलिंग कैसी थी? आपने कैसे टैकल किया है उसको? सर जब क्वेश्चन गलत होते तो मैं क्या करता था कि आईएफएस ने बहुत अच्छी एक जो दे रखा है कि क्वेश्चन जो पीवाईक्यू को जो सॉल्यूशन वीडियो में दे रखता है, तो मैं उस पर जाता था, उन क्वेश्चनों को पूरी वीडियो देखता था, फिर आके दोबारा से सॉल्व करता था, तो आप हो जाते थे आसानी से। ओके, मतलब ऐसे कुछ डिमोरलाइज़ेशन नहीं हुआ कि यार मेरे क्वेश्चन गलत हो नहीं गए नहीं या सर, वो इसलिए नहीं होता कि आईएफएस का सिस्टम ही इतना अच्छा था कि पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, पीवाईक्यू और डीपीपी अच्छे से बहुत अरेंज था, तो वो दिक्कत तो होने का चांस नहीं था। नाइस, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं पूछूँ कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को आपसे आपकी लाइफ से निकाल दूँ इस वाली, तो आप ऐसी कौन-सी चीज़ें और दोबारा करोगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए? सर इस एग्जाम को देने के लिए मैं कोशिश यही करूंगा कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं आईएफएस के टीचर, और धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिस तरीके से वो अरेंज करते हैं नोट्स, मेहनत, तो मैं उन्हीं नोट्स को दोबारा से मेहनत करके आगे उसी प्रिपरेशन में लग जाऊंगा और अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लाने के लिए फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारा फील्ड है, मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कौन-सा सेक्शन सबसे फ़ेवरेट था आपका ए, बी और सी में से? सर मेरा ए तो बहुत खराब था, ए में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है बिल्कुल भी। मेरा बी और सी सेक्शन ही दोनों अच्छा था, नहीं तो बाकी का ए तो बहुत बेकार था, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पाया, मैं उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाया। ओके। मतलब आपको अच्छा नहीं लगता था या फिर आप टाइम नहीं दे पाए? नहीं टाइम नहीं दे पाया, अच्छा लगता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और आते भी मतलब ये बिल्कुल वीक नहीं था, मैं नॉर्मल था, कर सकता था, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि उसके लिए थोड़ा अच्छे से वो प्रैक्टिस चाहिए। राइट, बहुत सही कहा आपने। बिकॉज़ बहुत सारे लोग इस पार्ट ए को निग्लेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा उन सभी को कि पार्ट ए को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना आप बी और सी को देते। हालांकि थोड़ा कम दिया तो भी चलेगा, बट इम्पोर्टेंस उसको भी है। उसी की वजह से आपके यस रैंक सर। में बढ़ाव आ जाए। इट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड योर रैंक। एंड अगर मैं कहूँ, आपने लाइफ से, आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे माहौल कैसा यस है सर। रिसर्च के लिए? किसके लिए सर? अगर मैं कहूँ कि यूपी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीएसआर का, तो वहाँ यस पे बहुत सारे यस लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं या फिर यस। वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा लोग देखते हैं? नहीं सर, सी एस आई आर का अगर आप सी एस आई आर की रिजल्ट में देखेंगे तो यूपी के बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है जेआरएफ में, अगर टोटल लिस्ट में देखा जाए तो, इसलिए कंपटीशन होता है, क्योंकि बच्चों के लिए जेआरएफ निकालना एक बच्चे बहुत बड़ा टारगेट होता है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जेआरएफ के लिए जाते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी जा रहे हैं, क्योंकि एक इनमें अच्छा अमाउंट होने, फेलोशिप का अमाउंट अच्छा होने के कारण बच्चे ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यूपी में भी। राइट, बहुत बढ़िया आपने बात की। एंड एट द एंड, हमारे जो भी दर्शक व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ दो तीन शब्द कहिए, इम्पोर्टेंट लाइन कहिए, आपकी तरफ से टिप्स दीजिए उनको। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर अच्छे से टाइम रेगुलर, सबसे मेन बात यही है कि आप सभी को जो आने वाली तैयारी करने, आने वाले सेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी दोस्त, उनको यही करना चाहिए कि सबसे पहले जो एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं उसका पैटर्न समझना चाहिए, और फिर बाद में उसके नोट्स उस तरीके से प्रिपेयर करो, चाहे कम यूनिट तैयार करो लेकिन नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करो कि तुम जैसे ही उन नोट्स को निकालो तो तुम्हें हर एक चीज समझ आ जाए। राइट। एंड बहुत अच्छी बात आपने की है। एंड जो भी आप अपने लाइफ में आगे करोगे, इसी टेक्निक के साथ, इसी स्ट्रैटेजीज के साथ करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ।
एंड ऑल द बेस्ट जी फॉर सर। योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई हो आपको, बहुत अच्छा करिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू। थैंक